अब देखते हैं अगला आर्टिकल। समय आ गया है हम अपनी वन चाइना पॉलिसी बदलें। वन चाइना नीति मतलब होता है कि चाइना ये कहता है कि उसके जो भी क्षेत्र हैं जैसे कि ताइवान, वो भी चाइना का हिस्सा मानो। ये दो है नहीं है, ये वन है, इसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना कहता है हम उसके साथ में ही अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे जो ये माने कि ये सब दो नहीं है, तीन नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये सारे एक हैं, वन है। उसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो इस आर्टिकल में पालकी शर्मा जी लिखते हैं कि समय आ गया हम अपनी वन चाइना पॉलिसी को बदल दें, यानी हम ताइवान को महत्व दें, ताइवान को अलग राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दें। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा हो उसको समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ताइवान की राजधानी क्या ताइपे है? ताइपे। ताइवान की राजधानी में 3 अनअपेक्षित मेहमान पधारे हैं। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, है ना, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। ये 3 लोग आए हैं, यानी भारत के जो पूर्व सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष हैं वो गए हैं कहाँ पे? ताइवान की राजधानी ताइपे में। ये है ताइवान, छोटा जो दिख रहा है ये है ताइवान। ये ताइवान है, एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये चाइना का ही हिस्सा है, मतलब ऑफिशियली मानते हैं। वे केतागलान फोरम में शरीक होने गए हैं जो भारत प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं, भारत प्रशांत सुरक्षा का सालाना कार्यक्रम है। इसे ताइवानी सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अनधिकृत यात्रा है, मतलब ऑफिशियल टूर नहीं है यह अनधिकृत यात्रा है, पर संदेश साफ है। भारत ताइवान से संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, न केवल सांस्कृतिक व आर्थिक बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। भारत के ताइवान से अधिकृत संबंध नहीं है, ऑफिशियली संबंध नहीं है। हम यही मानते हैं, वन चाइना पॉलिसी मानते हैं कि जो ताइवान है वो सब चाइना का ही पार्ट है। तो भारत के ताइवान से अधिकृत संबंध नहीं है। वास्तव में दुनिया में 12 ही देशों ने, कितने? 12 ही देशों ने ताइवान को मान्यता दी है कि ताइवान एक अलग कंट्री है, ऐसा 12 देश ही मानते हैं। शेष चीन और उसकी राजधानी बीजिंग को मान्यता देते हैं। बाकी दुनिया के सभी लोग, भारत भी जो है मानता है कि जो ताइवान है या हांगकांग है, जितने भी कंट्री हैं जो चाइना से परेशान हैं, छोटे छोटे आइलैंड क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वो सब चाइना के ही पार्ट हैं, ऐसा दुनिया के सारे देश मानते हैं। खाली 12 देश नहीं मानते कि ये सब चाइना के पार्ट हैं। यहाँ पर भारत और ताइवान के ताल्लुकात पर एक नज़र डालना जरूरी होगा। ठीक है। दिसंबर 1949 में भारत चीन को मान्यता देने वाले पहले एशियाई देशों में से एक बना था। तो दिसंबर 1949 में भारत ने सबसे पहले चाइना को मान्यता प्रदान करी थी, क्योंकि 1949 में ही वहाँ पर कम्युनिस्ट क्रांति हुआ था। तो कम्युनिस्ट क्रांति होते ही भारत एशिया में सबसे पहला देश था जिसने मान्यता प्रदान करी थी कि चाइना एक संप्रभु देश है। आगामी 45 वर्षों तक भारत और ताइवान के बीच कोई औपचारिक संपर्क नहीं रहा। आगे के मतलब 1949 से आगे के 45 सालों तक, यानी इसमें 45 जोड़ दे कितना हो जाएगा ये, इसको 50 मान इसको 45 तो हो गया 95, यानी 94, 1994 तक भारत और ताइवान के बीच कोई औपचारिक संपर्क नहीं रहा। गतिरोध की हालत थी। ताइवान का रवैया भी अतिवादी था, एक्सट्रीमिस्ट था। वह अपनी वन चाइना पॉलिसी पर अड़ा रहा, जिसमें ताइपेई सत्ता का केंद्र था। तिब्बत और मैकमोहन लाइन पर, जो अरुणाचल वाली लाइन है, पर उसकी पोजीशन ठीक वही थी जो चीन की थी। मतलब ये है ना, ताइवान मानता था कि सारा जो चाइना है वो ताइवान का पार्ट है, और चाइना कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। यानी ताइवान खाली ताइवान तक नहीं रहना चाहता, ताइवान पूरे चाइना को कहता है ये सारे ताइवान हैं। तो इसीलिए इस हैसियत से कि ये सारा तो मेरा है, तो वो भी भारत की जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी
सीमा पर मैकमोहन लाइन पर तैनात थे कि ये भी मुझको लेना है। उसके अमेरिका से गहरे संबंध थे, अमेरिका से बड़ा प्रेम था ताइवान को, लेकिन भारत जैसे देशों में उसकी अधिक रुचि नहीं थी। लेकिन 1990 के दशक में भारत की विदेश नीति बदली। उसने लुक ईस्ट नीति अपनाई, कितना लुक ईस्ट नीति अपनाई, पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई, जिसके चलते ताइवान से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की और ताइवान ने भी अच्छी प्रतिक्रिया की। 1995 में अनधिकृत दूतावासों की स्थापना की गई। 1995 में अनधिकृत दूतावासों की स्थापना की गई। 21वीं सदी की शुरुआत तक भारत के चीन से संबंध अपने सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर चुके थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी चीन की सफल यात्रा करके लौटे थे। भारत की प्राथमिकताएं एक बार फिर ताइवान से दूर खिसक गईं। 2008 के बाद कुछ छिटपुट कोशिशें की गईं जब ताइवानी मंत्रियों ने भारत की यात्रा की थी, लेकिन यह भारत को जानने समझने तक ही सीमित थी। बुडापेस्ट 2014 बड़ा बूस्ट 2014 में तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवानी प्रतिनिधियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। देखिए कैसे कैसे अंदर हो रहा है। 1949 में हमने सबसे पहले एशिया में मान्यता प्रदान करी चाइना को कि चाइना एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके 45 वर्षों तक यानी कि सन 1994 तक हमने ताइवान से कोई रिलेशन नहीं बनाए रखा। ताइवान भी हमारे साथ में वैसा ही हरकत करता था जैसा कि चाइना करता है अभी तक। लेकिन उसके बाद से जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो या उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी LEP आया था, तो उसके तहत हम ताइवान के साथ में संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। वाजपेयी जी की सरकार में हमारी वहाँ पे सफल यात्रा भी संपन्न हुई थी। 2008 के बाद से और ज़्यादा प्रयास होना शुरू हुआ था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने PM बने तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में ताइवानी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। वह अपनी तरह का पहला और साहसी कदम था। ताइवान को लेकर मोदी के मन में एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था और अतीत में भी वे ताइवान से रिश्ते कायम कर चुके थे। 1999 में मोदी ने भाजपा महासचिव के रूप में ताइवान की यात्रा की। देखिए पहले ही मोदी जी पहले से तैनात थे इसके लिए। 1999 में मोदी ने भाजपा महासचिव के रूप में ताइवान की यात्रा की थी। 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भारत में ताइवान के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की थी। ये सब पॉइंट 1999 में प्रधानमंत्री मोदी उस समय नहीं थे, भाजपा महासचिव थे, उसकी हैसियत से ताइवान की यात्रा करे थे। 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भारत में ताइवान के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने ताइवान से संबंध बनाए रखे। इस अवधि में चीन के साथ हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा। 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान को न्योता नहीं दिया गया था। यह गलवान में हुई झड़प से पहले की बात है। भारत तब भी उम्मीद कर रहा था कि चीन से उसके संबंध सुधरेंगे, लेकिन 2020 के बाद भारत ने ताइवान से रिश्ते गहराने के लिए अधिक सरगर्मी से कोशिशें शुरू कर दी। 2022 में चीन के डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर भारत आए। ताइवान मुंबई में एक कल्चरल एक्सचेंज सेंटर स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा था। चेन्नई और नई दिल्ली में पहले ही ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। सवाल उठता है, भारत ताइवान से रिश्ते क्यों कायम कर रहा है? इसके 3 कारण हैं। पहला, चीन का ध्यान भारत की सीमा से हटाना, क्योंकि अगर हम ताइवान को मान लेंगे अलग संप्रभु देश है तो उसकी ज़्यादा गतिविधियां, ज़्यादा सैनिक कार्रवाई, ये सब चीज़ें जो है उसका ध्यान भटकेगा सीमा पर से, और हम आराम से अपने सुरक्षा को, जो सीमा सुरक्षा है, उसको मजबूत कर सकते हैं। इसलिए पहला कारण है चीन का ध्यान भारत की सीमा से हटाना। दूसरा, निवेश को बढ़ावा देना। अगर हम ताइवान को
संप्रभु राष्ट्र घोषित करते हैं तो वहाँ की कंपनियां भारत में आएंगी, सेमीकंडक्टर वगैरह का व्यापार अच्छे से हो सकेगा। क्योंकि आज ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में दुनिया में अग्रणी है। भारत चिप हब बनना चाहता है और इसके लिए उसे ताइवान की मदद की दरकार है। ताइवान को भी अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए भारत की ज़रूरत है। तो व्यापारिक संबंध दोनों के अच्छे होंगे। भारत को सेमीकंडक्टर चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, और दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता ताइवान है, तो उससे संबंध होंगे तो ताइवान का लाभ, भारत का लाभ। 2010 में उसका लगभग 80% विदेशी निवेश चीन को गया था। ताइवान का 2010 में उसका लगभग 80% विदेशी निवेश चीन को गया था। यह एक समस्या थी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका शीर्ष निवेश स्थल नहीं हो सकता। भाई ताइवान मानता है कि चाइना हमारा, मतलब चाइना हमारा नहीं, चाइना हमारा है। ताइवान कहता है चाइना हमारा है, चाइना कहता नहीं ताइवान हमारा है। अब ताइवान जो शी जिनपिंग की सरकार है उसको मान्यता नहीं देता है, और ताइवान को चाइना नहीं मान्यता देता है, बल्कि दुनिया के सभी देश मान्यता नहीं देते हैं, खाली 12 देश ही ताइवान को मान्यता देते हैं। ऐसे में ताइवान चाइना में क्लैश है, फिर भी ताइवान का 80% निवेश चीन में हुआ। अगर वही भारत के साथ संबंध अच्छा होगा तो वही सारा निवेश भारत में आ जाएगा। इसलिए ताइवान दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है, और दूसरा विकल्प भारत हो सकता है। पिछले साल 2022 में ताइवान ने चीन में केवल 33% निवेश किया था। बाकी 80% कब किया था? 2010 में। 2010 में 80% निवेश किया था, और 2022 में देखें तो 33% निवेश किया था। निवेश कम कर रहा है। भारत को इस बदलाव का लाभ उठाना चाहिए। और तीसरा कारण है रणनीतिक ज़रूरतें। तो पहला कारण क्या है? सीमा सुरक्षा, दूसरा कारण है व्यापारिक सुरक्षा, और तीसरा कारण है रणनीतिक ज़रूरतें। अगर ताइवान में युद्ध होता है तो यह केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अगर पश्चिम भारत से सैन्य मदद मांगता है, अगर पश्चिम देश जो है भारत से सैन्य मदद मांगता है, तो वह क्या करेगा? वह चिप की किल्लत का सामना कैसे करेगा? इन सवालों के जवाब खोजना जरूरी है, और भारत उन पर काम कर रहा है। आज भारत वन चाइना नीति को पूरी तरह त्याग तो नहीं सकता, पर उसे डाइल्यूट करना ज़रूर एक विकल्प है। तो ये इसके बारे में। जय हिंद।